वैक्सीनेशन के बाद वो बहुत ही पारदर्शिता चीज रहते नहीं है और थोड़ा सा वे धरे हुए भी रहते हैं, क्योंकि कोविड के बारे में, कोविड वैक्सीनेशन के बाद अगर डेथ होने से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो थोड़ा सा वो डर भी रहता है, उनको बॉडी की पोजीशन भी नहीं देती है। और ऐसे एक मेरे मित्र का हुआ था, मैंने फेसबुक में भी डाला था, और मैं ये सब बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उनके पिताजी की वैक्सीनेशन लेने के बाद में 1 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो गई। हाफ एन आवर तक उनको बिठा दिया गया था, लेकिन हाफ एन आवर के बाद में उनको चेस्ट में प्रॉब्लम आने लगे और विद इन एन आवर ही डाइड। दुखद ये बात है कि ऐसे सिचुएशन में ऐसे लोग कहाँ अप्रोच होना चाहिए, इसकी भी जानकारी किसी को भी नहीं है। ना उस एनी मेडिकल फ्रेटर्निटी को है, ना उस पर्टिकुलर वार्ड में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो वार्ड्स हैं उनको है, क्योंकि मैंने सभी जगह में तपास कर ली कि आपको प्रोटोकॉल क्या चीज पता है, या कितने दिन में डेथ होते हैं तो आप उसको इन्वेस्टिगेशन में लेते हैं, ये भी चीजें पता नहीं है। अभी इवन पुलिस चार्ज, बॉडी पूरा पुलिस ले लेती है और उसका पूरा पंचनामा अलग ढंग से होता है, और बॉडी जो डेथ के बाद में वो फैमिली को बॉडी बहुत देर से दी जाती है, और मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसका डेथ का कारण भी अभी लिखा हुआ नहीं रहता है। तो ये हमें पहले ये देखना है कि लोग कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये 48 आवर्स के भीतर ही सब कुछ जानकारी मिलनी चाहिए। बात तो सही है, मिलनी चाहिए, लेकिन अब तो नहीं है तो कोशिश हमने करनी चाहिए, ऐसे मैं समझता हूँ। तो अभी मैं ये एक ही विषय मैं चाह रहा हूँ कि किसी के घर में डेथ होता है कोविड वैक्सीनेशन के बाद, अभी मैं वैक्सीनेशन के बाद का ही कोशिश कर रहा हूँ, वैक्सीनेशन के पहले के बाद तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ। तो वैक्सीनेशन के बाद में अगर कुछ डेथ होता है, क्योंकि देश भर में इतने वैक्सीन दिए हैं, आपने वायर का आर्टिकल पढ़ा होगा, लोगों को बता भी नहीं जाता है कि वे किस लिए एक्सपायर हो गए या उनको क्या हो गया। जैसे कोविशील्ड के बारे में कहा जाता है कि अभी ब्लॉक अपना वैक्सीनेशन के बाद ब्लड क्लॉटिंग होता है, ये परसेंटेज भी है। अगर उसका 7 बता दिया जाता है कि इस सक्सेस स्टोरी ऑफ कोविशील्ड इज 75 to 80%, और हमारे देश में सिर्फ 2 ही वैक्सीन का अभी तक परमिशन दी गई है, बाकी के सब वैक्सीन को अभी तक परमिशन नहीं दी गई है, या प्रोसेस से या फास्टर इसमें लिया है। लेकिन ये दोनों अभी साबित हो रहे हैं कि हमें देश भर के लिए करेंगे ना, हम आत्मनिर्भर से हम बाहर निर्भर अभी होने वाले हैं। तो हम सवाल कम पूछ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, डर के मारे हम नहीं पूछ रहे हैं, या हम कोर्ट भी हमारी डर के मारे बैठी है कि सवाल इनको खटेरे में क्यों नहीं खड़े कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी स्टेट में जितने भी एक्टिविस्ट हैं या जो भी हैं, पूछना चाहिए कि कोविड के वैक्सीनेशन के बाद डेथ्स कितने हो गए, कारण क्या है, और उनकी मेडिकल, अभी ये जो मुझे बता दिया गया मेडिकल ऑडिट ऑफ डेथ, ये डिटेल उस फैमिली को कब मिलेगा? अभी तक कुछ फैमिली को दिया नहीं जाता है, उसकी पूरी बॉडी की पोस्टमार्टम होती है, सब होने के बाद में डिटेल अगर नहीं मिलता है तो हमने करना क्या चाहिए, ये एक सवाल है। और ये प्रोटोकॉल्स भास्कर प्रभु सर, हाँ, इसमें जो है जितनी कोविड से डेथ हो रही है, इनका तो पोस्टमार्टम ही नहीं हो रहा है, इन्हें तो एक लावारिस की तरह जला दिया जाता है या दफना दिया जा रहा है, इसका क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं इस चीज के बारे में नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ वैक्सीनेशन के बाद की डेथ के बारे में मैं बोल रहा हूँ। कोविड से जो इफेक्ट हुआ है उसकी डेथ होती है, उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वैक्सीनेशन के बाद में कितने दिन तक डेथ जब होती है तो उसका वैक्सीनेशन का इफेक्ट है करके देखा जाए। मैं कोविड पेशेंट्स का तो है ही, उनको पता ही है, देते नहीं है, बॉडी नहीं देते, लेकिन पता है कि वो कोविड से डेथ हुई है। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद किस चीज के लिए डेथ हुई है, ये हमें जानना चाहिए, ये हमको पता रहना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है, और ये काम मैं कर रहा हूँ। मैं कोविड होने के बाद के डेथ का मैं जानने नहीं, क्योंकि कोविड से डेथ होता है, वो दूसरा कुछ नहीं है।
मेरा इतना ये कहना है कि अभी जो हमारी बृहन्मुंबई महानगर पालिका है, हम लोग इतने सिर्फ कमेंट्स में हम सक्सेसफुल हैं, जैसे फेसबुक में हम कमेंट करते हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में करते हैं, हमारे पीएम सीएम जो भी है जितने भी है सबके ऊपर कमेंट करते हैं, कमीशंस के बारे में भी कमेंट करते हैं। काम तो नहीं कर रहे हैं हम जानते हैं, लेकिन हम कितना काम कर रहे हैं ये भी हम थोड़ा सा जानना चाहिए कि कम से कम आज अगर हम आरटीआई एप्लीकेशन डाले, हमको 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में कुछ तो जवाब आएगा, नहीं तो हम 6 महीने तक यही पूछते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं एक बृहन्मुंबई महानगर पालिका की कॉर्पोरेशन है जिसका बजट 32,000 करोड़ है। आप जानेंगे नहीं, सिर्फ वो उसकी वेबसाइट कम से कम 6-8 महीने से नहीं चल रही है। इसमें हर बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भैया कोविड का डैशबार क्रिएट हुआ है, आपको बेड के बारे में पता चलेगा, ऑक्सीजन के बारे में पता चल, अरे लेकिन जब वेबसाइट ही नहीं खुलती है तो क्या पता चलेगा। तो मैंने एक सिर्फ फेसबुक में भी मैंने डाला था कि भैया मैं ईमेल भेजा हूं, वेबसाइट नहीं खुल रहे हैं करके भेजा हूं, अभी कम से कम 1 महीने में मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पीछे हूं, लेकिन मैंने कहा था कि ये जन को आप ईमेल भेजिए, क्योंकि मैं अकेला चिल्लाने से, मेरा अकेला का ईमेल जा रहा है। मैं ये भी मैंने डिटेल निकाली, बोला प्रभु साहब सिर्फ आपका अकेले का ईमेल आ रहा है, इसका मतलब हमारी वेबसाइट चल रही है अच्छी। तो मैंने फेसबुक में डाला, बहुत लोग ने मुझे जवाब दिया वेबसाइट नहीं चल रही है। मैंने कहा कि भैया आप इस ईमेल जो है आप अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भेजिए और मुझे एक सीसी भेजिए। मुझे गए 1 महीने में सिर्फ 2 मेल आए हैं कि हमने एक बीएमसी को भेजा है। हमारे फेसबुक में भी मेरे फ्रेंड्स कम से कम 2,500 है, 2,500 में 2 जन ने भेजा है। तो देख लीजिए हमारी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। हमारी एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है सरकार को पारदर्शिता लाने में। तो आप मत समझिए कि सरकार कोई पारदर्शिता आएगी नहीं। हमारे यूनाइटेड अमेरिका में भी जो बोलते हैं पारदर्शिता है, पारदर्शिता है जरूर, लेकिन कायदा तो 1961 में ही आया, उसके पहले नहीं आया। तो मेरा ये कहना है कि 70 साल के बाद में जो हमें एक 15 साल उसमें माइनस के सूचना अधिकार हमें मिला है, तो सूचना अधिकार इस्तेमाल हर एक ढंग से हम अगर कर सकें तो ये पारदर्शिता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। हाँ, अगर आईटी एक्ट के तहत हमारे जितने भी वेबसाइट्स हैं उसके लिए गाइडलाइंस है। हमने कभी देखा है कि उस गाइडलाइन के हिसाब में वेबसाइट चल रही है, नहीं चल रही है, ये हमने भी देखना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है हाँ, इसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, डिटेल्स लगेंगे, लेकिन मुझे ये मत पूछिए कि आपने आरटीआई एप्लीकेशन क्या की है कि मैं नहीं दूंगा। आप आरटीआई एक्ट पढ़ो, उस हिसाब में आरटीआई एप्लीकेशन करो। मुझे भी बहुत आते हैं, हमने ये किया, मुझे जवाब नहीं आया तो आगे क्या करूं। अरे आगे क्या करूं, मेरा एक ही जवाब रहता है, प्लीज पढ़ो, आरटीआई एक्ट पढ़ो, उसके बाद में मेरे पास आओ। तो जब तक हम लोग जितने भी मैं मुंबई में 427 स्क्वायर किलोमीटर है, एक कॉर्पोरेटर वार्ड सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर लागू होता है। हमको 1-2 स्क्वायर किलोमीटर के परिसर में एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन अगर भी रहे तो हमारा एक मुंबई पूरा शहर बदल सकता है, क्योंकि 2-2.25 स्क्वायर किलोमीटर के लिए एक कॉर्पोरेटर का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि उतना ही वो देख सकता है, उससे ज्यादा नहीं देख सकता है। लेकिन हमारे वहां 227, मुंबई में 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन हमको 227 नहीं मिलते हैं। तो मैं ये कहता हूं, ये बात है कि हमने कि जितना हो सके उतना हम ऑडिट के लिए पीछे पड़ना चाहिए, और ऑडिट्स को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने के पीछे पड़ना चाहिए। राजस्थान में जो किया है वैसे पीछे पड़ना चाहिए, जन सूचना पोर्टल जो उन्होंने किया है वैसे पीछे पड़ना चाहिए, पीछे नहीं। और ये देखना नहीं चाहिए कि कोविड का समय है या कौन सा समय है, कुछ देखना नहीं चाहिए, हमने सिर्फ पीछे पड़ना चाहिए। अगर नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे इस तरह। हमारे पास भी समय बहुत कम है। आज मैं 27 अप्रैल को 60 साल मेरे पूरे हो गए, और मैं कितना जोश साल में काम कर सकूंगा। गए उम्र के 15 साल से मैं कर रहा हूं, और कितना करूंगा। तो जितना भी हम वेबसाइट के पीछे नहीं पड़े और डिजिटलाइजेशन के पीछे नहीं पड़े, पारदर्शिता जब तक हम डिजिटलाइजेशन के हिसाब में नहीं पड़े तो लोगों तक हम पहुंचना बहुत मुसीबत होगा। मैं ये भी जानता हूं कि लोग अभी बोलेंगे कि भाई रूरल एरिया में तो नेट पहुंचता नहीं है। अरे रूरल एरिया में पहुंचने के लिए पहले सिटी में तो पहुंचे पूरा। तो मैं ये बोलता हूं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में सैटेलाइट वाया कम्युनिकेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पीछे पड़ी है, भाई इधर हमको मिलना चाहिए। ये महाराष्ट्र में ऐसे हुआ तो है, हैदराबाद में हुआ है, हम तेलंगाना में है, कर्नाटका में बहुत जगह में हुआ है, क्यों नहीं बाकी के जगह में हो सकता है।
लोगों ने पीछे पड़ना चाहिए, यही मैं कहता हूँ। वेबसाइट्स जरूर और दूसरी जो बात कही थी कि पब्लिक हॉस्पिटल के वेबसाइट्स पूरे ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैं 101% सही बात है, लेकिन इसमें बहुत माफिया डॉन इन्वॉल्व हैं। जैसे वीरेश बेलूर ने कहा, वीरेश बेलूर ने बहुत सिस्टमेटिकली ये एक्सपोज करते हैं, बहुत सिस्टमेटिकली। आपने अभी सुन के ही आपको पता चला होगा वे कितने ढंग से काम करते हैं। ये सिस्टमेटिकली, कभी ना विना ने कभी हल्ला बोल किया है, ना कुछ किया है, ना किसी के पास कभी पूछा है मैंने ये आरटीआई एप्लीकेशन का आगे क्या करूं। वे उन्होंने खुद ने पढ़ा है, ना मैंने उनको पढ़ाया ना उन्होंने मुझे पढ़ाया है, लेकिन हम खुद पढ़ के एक दूसरे से बात करते हैं, फिर पता चलता है। लेकिन ये माफिया इन्वॉल्वमेंट बहुत है। भारत में टाटा कैंसर एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, सब लोग टाटा कैंसर को वाह वाह करते हैं, लेकिन पारदर्शिता जीरो। आप देखिए अभी तक सूचना अधिकार के बारे में उन्होंने उनके वेबसाइट में, टाटा कैंसर के वेबसाइट में नहीं है। परसों मेरी माँ एडमिट हो गई थी, उसके बाद में मैंने उधर ही जानकारी ली। जब मैंने सूचना अधिकार के बारे में पूछने लगे तो उन्होंने कहा कि आपका कोई पेशेंट है क्या। तो मैंने कहा मेरा पेशेंट है या नहीं है वो आगे की बात है, लेकिन पारदर्शिता क्यों नहीं है? आपका वेबसाइट में आरटीआई सेक्शन क्यों नहीं है? मैनुअल सेक्शन 4 के मैनुअल्स क्यों नहीं है? तो अभी मैंने करस्पॉन्डेंस शुरुआत की है और पीआरओ के पास जो है उनका वेबसाइट शायद अभी होगा आगे, ऐसे लगता है जल्दी। लेकिन मेरा ये कहना है कि माफिया का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। हमारे वहाँ एक केम हॉस्पिटल करके है, केम हॉस्पिटल में लाइफ सेविंग ड्रग्स के बारे में 7-8 साल के पहले अगर इंफॉर्मेशन लेने के पीछे पड़े थे, मैं भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था, लेकिन मैं दूसरे चीजों के लिए इन्वॉल्व था, उनकी पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में, उनके एसेट के ऊपर। लेकिन मेडिसिन के ऊपर एक कोई इन्वॉल्व था, बहुत डीपली काम किया, लेकिन उसका मर्डर किया गया। तो मैं बोलता हूँ इतना आसान नहीं है, जब तक ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। टाटा कैंसर जो बहुत बड़ी देश भर में लोग इधर आते हैं, उसका इलाज करने आते हैं, इलाज बहुत अच्छा होता है। मैं कहता हूं कि टाटा कैंसर जैसा इलाज करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेडिसिन के ऊपर भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उधर भी एक डॉक्टर को भी 3-4 साल पहले पकड़ा दिया गया था लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर। मेरा कहना है कि जब तक लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे मेडिकल फैसिलिटी नहीं बढ़ेगी, और मैं कहता हूं कि बहुत जरूरी है इन्वॉल्व होना। लेकिन ये है, मैं मानता हूं इसमें बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, ये भी मैं मानता हूं। जैसे महाराष्ट्र के एक्स सीएम जाके लाइफ सेविंग रेमडेसिविर मेडिसिन लाते हैं, कैसे लाते हैं? वे नहीं ला सकते हैं, ये सरकार का कंट्रोल है, तो उन्होंने ला ही नहीं सकते, लेकिन लाया। लेकिन कितने लोगों ने पूछा कि आपको कहां से मिल गए, या आपने कैसे इसको अरेंज किया? ये सवाल हम करना बहुत कम किया है। या दूसरी जो बात है, इस देश को एक आदमी आके पूरा देश सुधारेगा, ये कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं होएगा। ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट ही हो सकता है। डेमोक्रेसी इज नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट, पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, एंजॉय द स्पोर्ट, यही हो सकता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद। जी बिल्कुल भास्कर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन उठाए हुए हैं कि एक आदमी का काम नहीं है। इस तरह से जैसे हम सोचते हैं कि 1-2 आदमी काम कर रहे हैं तो इससे व्यवस्था बदल जाएगी, ये ऐसा नहीं हो सकता है। सबको मिलकर के ही काम करना पड़ेगा। और जब कलेक्टिवली हम लोग काम करेंगे, और जिस तरह से आपने बिंदु बताए हुए हैं, उन सभी बिंदुओं में हम लोगों को आरटीआई लगाना चाहिए और ये जानकारी हमें निकालनी चाहिए। एक हमारे बीच में ये राहुल वर्मा जी हैं, ये इन्होंने पूछा था कि जहाँ कमिश्नरी सिस्टम लागू है, वहाँ पर कोविड सेकंड वेव ज़्यादा आ रही है, तो क्या ऐसा कुछ है क्या? कमिश्नरी सिस्टम से उनका क्या मतलब? कमिश्नरी सिस्टम मतलब हाँ, मतलब शायद जहाँ पे कमिश्नर को कलेक्टर की अपेक्षा ज़्यादा पावर दी गई हो, ऐसा कुछ होगा। राहुल वर्मा जी, क्या आपका प्रश्न है? थोड़ा-सा आप अनम्यूट करके और पूछें स्पष्ट तौर पर। ठीक है, ये राहुल वर्मा जी शायद नेटवर्क में नहीं है या सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन इस बार डाला था, तो हमने सोचा कि उसको आप सबके समक्ष रखा जाए।
ठीक है, अभी अगला इसमें जो भी और यदि लोगों के क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा वैसे समय तो लगभग 1:15 के आसपास हो रहा है, जो हमारा प्रिस्क्राइब टाइम रहता है उससे अपन काफी आगे निकल चुके हैं। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन। नित्यानंद जी। हाँ जी, जी जी, हाँ पूछिए पूछिए जैन साहब। डॉक्टर देवेंद्र मिश्रा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए साधुवाद है। और जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा है। मेरी पीआईएल कल लग रही है राजस्थान हाईकोर्ट में कोविड के लिए, पेंडेमिक के लिए, जो सारी ऑनलाइन सारी जो करनी चाहिए वो काफी चीजें लेके मैं लगा रखा है। इन्होंने प्राइमरी हेल्थ के लिए बताया, बहुत ही अच्छी चीज बताई। इसके लिए मैं पेयर करूंगा, मैंने पेयर में नहीं ले रखी है, कि इसको प्राइमरी हेल्थ जो गांवों में बने हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनको वहां पे छोटी मोटी बीमारी के लिए वहीं पे रोका जाए और शहरों में नहीं आए, जिससे थोड़ा कंट्रोलिंग होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैंने इसीलिए अभी बैठ के ये मीटिंग अटेंड की आपके माध्यम से। मेरे को अभी वकील साहब से मिलना भी है कल की तैयारी के लिए, पर मैंने ये मीटिंग अटेंड करना बहुत अच्छा समझा। आप जैसे गांव में उनको